स्वागत है मित्रों आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और हमने अभी तक 8 चैप्टर लक्ष्मीकांत बुक के कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे 9वां चैप्टर जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी हमारे को जो मूल अधिकार तो मिले संविधान के द्वारा, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जिनकी कि आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप मेरी क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। तो मित्रों अब हम चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। यानी मित्रों सरल शब्दों में आप इतना समझ लीजिए कि संविधान ने हमारे को मूल अधिकार तो दिए, यानी कि आपने मूल अधिकार तो ले लिए, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी तो है, यानी आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो बनती है कि जिनका आप पालन करें। तो उसी जिम्मेदारियों की आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो कह रहा है यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्यों को। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि नागरिकों को हमने जो है अधिकार दिए और कर्तव्य भी नागरिकों के बनते हैं, लेकिन हमने जो है क्या किया कि मूल जो संविधान हमारा बना था, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमने हमारे संविधान को अपनाया तो उस संविधान में संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को नहीं रखा था। यानी आप सरल शब्दों में इतना समझ लो कि हमारा संविधान जब बना तो उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन आगे जा कर के मूल अधिकारों यानी कि मूल कर्तव्य जो थे उनको आगे जा कर के संविधान में जोड़ा गया था। तो कह रहा है कि 1976 में संसद के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2002 में एक और मूल कर्तव्य हमने जोड़ा। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि आगे जा कर के संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया और उसके माध्यम से संसद के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। और आगे ये कहता है कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 भी हमने 2002 में लाया और उसके माध्यम से हमने एक मूल कर्तव्य जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, यानी अनुच्छेद 21 के हमने 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से मूल कर्तव्यों में जोड़ा था। और आगे फ्रेंड्स ये बात कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, यानी स्वर्ण सिंह समिति मित्रों एक गठित की गई थी मूल कर्तव्यों के लिए, तो उसी की यहाँ बात की जा रही है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में जो है सिफारिशें देनी थी। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी जो है भारत में शासन करती थी, तो उस समय क्या हुआ जब इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, तो फिर आगे जा कर के यानी कि उस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा तो उस समय भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसका लोगों ने जो है बहुत बुरी तरह उसको नुकसान पहुंचाया। तो फिर आगे जा कर के जो है जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने जो है एक समिति सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में लागू किया जाना चाहिए, यानी कुछ मूल कर्तव्य भी नागरिकों के होने चाहिए ताकि देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है या देश के जो कुछ कानून या नियम है उनका ये नागरिक पालन जो है कर सके। तो कह रहा है समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए। यानी फिर जो स्वर्ण सिंह समिति जो गठित हुई उसने जो है ये इस बात की सिफारिश की कि हमें संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। कहता है नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। यानी मित्रों मैंने आपसे चर्चा की कि हमारे कुछ अधिकार तो हैं, यानी हमें अधिकार तो मिले हैं, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है संविधान के प्रति और देश के प्रति। कह रहा है केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लाया और इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 के जोड़ा और उसमें केवल एक अनुच्छेद था और वो था अनुच्छेद 51 के, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया। यानी मित्रों एक आसान भाषा में और एक सरल भाषा में आपको समझाऊं तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने जब 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो उस समय क्या हुआ
कि भारत में जो सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, यानी बहुत जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको तोड़फोड़ की गई, और बहुत यानी एक तरह से आप इतना समझ लीजिए कि भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको बहुत उस समय नुकसान पहुंचा था। तो फिर आगे जा कर के जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक समिति गठित की, समिति ने सिफारिश की और सिफारिशों को फिर जो है इस सरकार ने मान लिया, यानी मूल कर्तव्य के संबंध में उसने सिफारिश की थी। और फिर उस सिफारिशों को मान करके संसद जो है संविधान में, यानी संसद ने संविधान में संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और फिर आगे जा करके यानी इस एक्ट के माध्यम से, यानी इस संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ दिया, और 4 के अंदर अनुच्छेद 51 को भी शामिल कर दिया, जिसमें जो है मूल कर्तव्य जो 10 शामिल थे। और आगे मित्रों कहता है कि यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। यानी फ्रेंड्स, जो स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो उस समिति ने तो केवल 8 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था भारत के संविधान में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा था। और फ्रेंड्स आगे कहता है, समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और संविधान में उनको शामिल भी नहीं किया। यानी मित्रों, जो है स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ ऐसी सिफारिशें भी की थी कि उनकी जो है बहुत ही महत्व होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया कि उन महत्वपूर्ण जो कुछ सिफारिशें थी उनको स्वीकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, और केवल 8 मूल कर्तव्यों को ही उन्होंने, यानी स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 मूल कर्तव्यों के बारे में जोड़ने का सुझाव दिया था, और कुछ विशेष जो सुझाव थे उनको जो है कांग्रेस की पार्टी ने शामिल संविधान में नहीं किया। तो कह रहा है कि संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि वो कौन सी सिफारिशें थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल नहीं किया। तो कह रहा है कि संसद किसी आर्थिक दंड, यानी अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर आप जो है किसी मूल कर्तव्य को पालन करने से इनकार कर दिया, यानी आप कह दें कि नहीं मैं तो इस मूल कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर आप ये कह दें कि मूल कर्तव्यों का मैं पालन नहीं करूंगा तो संसद आपको जो है कुछ सजा या दंड दे सकती है। तो इसकी बात यहाँ कही जा रही है कि अगर मान लीजिए आप मूल कर्तव्य के पालन से इनकार कर दे तो संसद आपको कुछ दंड देगी। यानी कि इस बात की सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो स्वर्ण सिंह समिति थी, लेकिन संसद ने जो है इस बात को, यानी ये जो इस सिफारिश को जो है स्वर्ण सिंह समिति ने की थी उसको संसद के द्वारा, या उस समय जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने इसको नहीं माना और मौलिक कर्तव्यों में इस सिफारिश को शामिल भी नहीं किया था। और फ्रेंड्स, एक और सिफारिश की यह बात की जा रही है कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार पर या मौलिक कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर मौलिक अधिकारों या मूल कर्तव्यों को मानने से मना कर दिया जाए तो जो है उसको आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान अदालत नहीं देगी। आगे कहता है कि कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। यानी मित्रों, स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि जो नागरिक होते हैं उनको, या देश में कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है जिनकी आय एक निश्चित आय से अधिक हो जाती है तो उनको टैक्स भी भरना चाहिए। ये जो सिफारिश है वो उस समिति ने, यानी स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात की सिफारिश की थी, लेकिन जो सरकार है उसने जो है इस सिफारिश को नहीं माना। यानी कि मान लीजिए अगर यह सिफारिश मान ली जाती तो निश्चित ही प्रत्येक नागरिक को जो है मूल कर्तव्य के रूप में अपना टैक्स देने का जो है उसको अधिकार होता, यानी कि उसको टैक्स चुकाना ही पड़ता। और मित्रों, अब हम बात करेंगे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जो हमें अनुच्छेद 51 के द्वारा दिए गए हैं। तो कह रहा है कि, तो मित्रों एक बात आपको बता दूं कि मूल कर्तव्य केवल हमारे नागरिकों को ही है, यानी जो भारत के नागरिक हैं उनको ही केवल मूल कर्तव्य प्राप्त होते हैं। यानी विदेशियों के जो व्यक्ति होते हैं, यानी विदेशी जो व्यक्ति हैं उनको ये मूल कर्तव्य प्राप्त नहीं होते। तो पहला मूल कर्तव्य कह रहा है कि संविधान का हमें पालन करना होगा, इसके आदर्शों का और राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का हमें आदर करना है। यानी मित्रों, हम संविधान का पालन करेंगे, हम राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करेंगे।
कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी मित्रों, हमें जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई और राष्ट्रीय आंदोलन को, जिन आदर्शों को यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उनको हम हृदय में संजोए रखेंगे और उनका हम पालन भी करेंगे। यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी की जो है हम जो है उनकी जो है सुरक्षा, यानी मित्रों राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनकी हम सुरक्षा करेंगे। आगे कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करेंगे और इसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। यानी हमें भारत की संप्रभुता और एकता की भी रक्षा करनी होगी, ये हमारा मूल कर्तव्य होगा। और कहता है देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित होंगे। यानी अगर देश या किसी अगर यानी मान लीजिए अगर देश की सरकार हमें राष्ट्र की सेवा करने के लिए बुलाए तो हम जो है राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहेंगे और देश की हम रक्षा भी करेंगे। आगे कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि हम सभी लोग भारत में एक जो है भाईचारे की भावना का निर्माण करेंगे और धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे और हम जो है स्त्रियों का सम्मान करेंगे और हम ऐसी प्रथाओं का सम्मान नहीं करेंगे, यानी ऐसी प्रथाओं को हम त्याग देंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और आगे मित्रों बात कही जा रही है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उनका जो है हम परिरक्षण भी करेंगे। यानी हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, उनको हम महत्व देंगे और हम उनकी रक्षा भी करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बात कही जाइए कि प्राकृतिक पर्यावरण की, इनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवों की हम रक्षा करेंगे और हम प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखेंगे। यानी मित्रों हमें जो है प्रत्येक वन और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक प्राणियों, चाहे हमें किसी भी प्रकार के पशु की बात करें तो हम उनकी जो है रक्षा करेंगे और उनके प्रति हम दया भाव भी रखेंगे। आगे कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हम विकास करेंगे। यानी मानवतावादी और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण हैं उनका हम विकास करेंगे और जो है ज्ञानार्जन भी हम करेंगे। और मित्रों आगे कहता है सार्वजनिक संपत्ति की हम सुरक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। यानी मित्रों राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में जब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसी के संदर्भ में फिर इस जो है मूल कर्तव्यों को भी हमारे संविधान में जोड़ा कि हम जो है सार्वजनिक संपत्ति को भी सुरक्षा करेंगे और हिंसा से हम दूर रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। तो कह रहा है आगे कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम प्रयास करेंगे और हम राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यानी मित्रों ये कहता है कि हम जो है जीवन में ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और निरंतर हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। यानी हम जो है दिन प्रतिदिन नए लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे और हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आगे कहता है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर हम उपलब्ध कराएंगे और यह कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यानी मित्रों मैंने आपसे कई बार चर्चा की कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमने शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया, जो कि 6 साल से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को इसमें बात कही जा रही है। और मित्रों ये एक हमें मूल अधिकार भी है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमने बात की थी जब मैंने आपको जो है प्राण और देह की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की मैंने आपसे चर्चा की थी। तो मित्रों हमने मूल अधिकारों की जिस प्रकार से विशेषताओं की बात की थी और नैतिक निर्देशक तत्वों की मैंने विशेषताओं की बात की थी, उसी प्रकार से अब हम मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं जो है उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहता है मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं हैं, तो चर्चा करते हैं कौन कौन सी मूल कर्तव्यों की विशेषताएं हैं। तो इसमें बात कही जा रही है कि कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक। यानी जो मूल कर्तव्य मैंने आपसे अभी 11 कर्तव्यों की चर्चा की। यानी मित्रों मूल कर्तव्य जो हैं वो 11 मूल कर्तव्य हैं और मूल रूप से जब 42वां संशोधन अधिनियम लाया गया था तब 10 ही मूल कर्तव्य थे। याद रखिएगा 10 ही मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन ने हमें दिए थे, लेकिन एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21 के जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 था वो
आगे जा कर के यानी 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने अनुच्छेद 21 को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया था। तो मित्रों आगे ये कहता है कि ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, मैंने आपसे भी चर्चा की, तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारी भारत की परंपरा, हमारी जो भारत का जो पौराणिक कथाएँ हैं और हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति है, उनसे यह मूल कर्तव्य संबंधित हैं। आगे कहता है कुछ मूल अधिकार सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए ही है, न कि विदेशियों के लिए। यानी मित्रों मैंने आपसे मूल अधिकारों में भी चर्चा की थी कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को ही मिले हैं। तो मित्रों मैंने आपसे चर्चा की थी कि बताओ कि कौन कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को ही मिले हैं। और ऐसे मैंने आपको 5 मूल अधिकार बताए थे। तो आप तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैंने आपसे कौन से 5 वो मूल अधिकार बताए थे जो कि केवल नागरिकों को ही मिले हैं और विदेशियों को वो मूल अधिकार नहीं मिले हैं। तो मित्रों इसी संदर्भ में ये कहता है कि जिस प्रकार से मूल अधिकार जो है नागरिक और विदेशी जो व्यक्ति हैं उनके बीच जो है बटे हुए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं वो हमने केवल भारत के नागरिकों को ही दिए। यानी जो विदेशी व्यक्ति है और वो ये कहे कि हम जो है भारत देश के संविधान का पालन नहीं करेंगे या हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पालन नहीं करेंगे, तो जो है भारत सरकार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती और उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकती। और यही बात अगर भारत का कोई नागरिक कह दे तो जो है भारत सरकार उसके प्रति जो है उचित कार्रवाई करती है। यानी मित्रों आपने जो है जेएनयू का विवाद भी देखा होगा, जब जो है कन्हैया कुमार के नाम के व्यक्ति ने जब भारत के विरोधी नारे लगाए थे तो वो विवाद चर्चा में आया था। तो आगे मित्रों हम बात करते हैं कि निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी इनका अगर हनन हो तो कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यानी फ्रेंड्स जिस प्रकार से मूल अधिकार हम जो है अदालतों के माध्यम से लागू करवा सकते हैं और निर्देशक तत्वों की तरह यानी निर्देशक तत्व हम जो है कानून या जो है न्यायालय है उनके माध्यम से लागू नहीं करवा सकते, तो उसी के संदर्भ में यहाँ कह रहा है कि निर्देशक तत्वों के समान ही हम मूल कर्तव्यों को भी जो है न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते। यानी मित्रों अगर मूल कर्तव्यों का हमारे हनन हो तो हम न्यायालय के माध्यम से यानी न्यायालय में जाकर के हम इन मूल कर्तव्यों को लागू नहीं करवा सकते। तो फ्रेंड्स आगे बात कहता है कि मूल कर्तव्यों की कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, यानी आलोचकों ने मूल कर्तव्यों की किस किस बात से या किस किस संदर्भ में आलोचनाएं की है, तो इसी की अब हम चर्चा करेंगे। तो कहता है कि आलोचक ये कहते हैं यानी आलोचक आलोचना कर रहे हैं तो कहते हैं कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान का अधिकार, कर अदायगी अधिकार, परिवार का नियोजन समाहित नहीं है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो मूल कर्तव्य संविधान के द्वारा हमें दिए गए यानी 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो यानी कि ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं ये कम हैं, यानी मूल कर्तव्य और भी होने चाहिए थे। यानी 11 के अलावा भी हमें मतदान का अधिकार मूल कर्तव्य होना चाहिए था। इसके अलावा जो स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स अदा करने की जो सिफारिश की थी वो मूल कर्तव्य भी हमें दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा हमें परिवार नियोजन का मूल कर्तव्य भी दिया जाना चाहिए था। तो आगे मित्रों कहते हैं आलोचक कि अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों के द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड और सजा की सिफारिश की थी। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य जो हैं वो गैर न्यायोचित है, यानी अदालतों के माध्यम से इनको हम लागू नहीं करवा सकते। और आगे ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको सज़ा मिले। तो इसी के संदर्भ में कह रहा है कि यानी कि जो मूल कर्तव्यों का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यह जो अधिकार है यानी कि यह जो मूल कर्तव्य है ये भी हमें दिया जाना चाहिए था। यानी कि इस मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का
जो है पालन नहीं करे तो उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए थी। और आगे मित्रों आलोचक कहते हैं कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करता है। उन्हें भाग 3 के बाद जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है भारत के संविधान का भाग 3 है, उस भाग 3 के बाद 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, तो भाग 3 के जस्ट बाद में भाग 4 में मूल कर्तव्यों को शामिल जो है संसद को करना चाहिए था, जिसके माध्यम से जिससे क्या होता कि अधिकारों के बाद ही मूल कर्तव्य तुरंत होते, तो इन दोनों के मध्य जो है बराबरी की भावना होती। लेकिन क्या हुआ कि मूल कर्तव्य जो है नीति निर्देशक तत्वों के बाद में जोड़े गए हैं, जिससे कि इनके बराबरी होने की यहाँ बात नहीं की जाती, यानी ये बराबर नहीं है। और मित्रों अब हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों का आखिर महत्व क्या है, यानी मूल कर्तव्य जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं या लाभदायक नहीं है, तो इसी की अब हम चर्चा करेंगे। तो कहता है नागरिकों की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि आपको अधिकार तो मिला है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको इस बात की भी भनक होनी चाहिए कि आपको अधिकारों के साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है जिनको कि आपको निर्वाह करना है। इसी की बात यहाँ कही जा रही है कि आपको अपनी कुछ जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करना है। यानी कि आपको केवल अधिकार ही नहीं मिले हैं कि आपने अधिकार तो ले लिया और आपने कुछ जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, तो यहाँ इसकी बात कही जा रही है। और आगे कहता है कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। यानी फ्रेंड्स ये कहता है कि जो भारत के नागरिक है, यानी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान है, तो कहता है कि नागरिकों को अपने देश के और अपने समाज के जो नागरिक हैं उनके प्रति जो है अपने कर्तव्यों की जो है जानकारी रखनी चाहिए। और आगे मित्रों कहता है मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, उनके खिलाफ चेतावनी के रूप में जो है होते हैं। यानी फ्रेंड्स आपको जो है इस बात की मूल कर्तव्य प्रदान होने से जो है हमेशा जानकारी होगी कि आप जो है किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे और राष्ट्रध्वज को और सार्वजनिक संपत्ति को भी आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मूल कर्तव्य हमें इस बात की जानकारी देते हैं और इस प्रकार से जो है ये एक लाभकारी सिद्ध होते हैं। आगे फ्रेंड्स कहता है मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कहता है कि मूल कर्तव्य जो संविधान ने हमें दिए हैं वो हम देश के नागरिकों के लिए एक इंस्पायरेशन यानी एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं और हमें अनुशासन और प्रतिबद्धता सिखाते हैं। और आगे मित्रों कहता है कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। यानी फ्रेंड्स ये कहता है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं वो कानूनों के माध्यम से लागू किया जाता है और अगर ये मूल कर्तव्य या इनमें से कोई मूल कर्तव्य असफल रह जाए तो संसद हमें सजा भी दे सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट ये कहता है कि इंदिरा गांधी जी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। यानी मित्रों इंदिरा गांधी ने ये कहा कि ये जो हमने मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों को दिया है इससे हम जो है इससे यानी कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होगी। और फ्रेंड्स आगे बात कही जा रही है कि मूल कर्तव्यों के लिए एक स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी और इसके अलावा जो है एक वर्मा समिति भी गठित की गई थी। यानी मौलिक कर्तव्यों के लिए 2 समिति जो है गठित की गई थी। तो हमने पहली समिति की जो सिफारिश थी उसको तो हमने चर्चा भी कर लिया और अब हम बात करेंगे वर्मा जो कमेटी थी उन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है वर्मा समिति जो है 1999 में गठित हुई और यहाँ कही जा रही है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं दी। यानी फ्रेंड्स 1999 में मूल कर्तव्यों के लिए वर्मा कमेटी गठित की और उस वर्मा कमेटी ने
जो है मूल कर्तव्यों की पहचान और मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए जो है कुछ व्यवस्थाएं भी उसने दी। तो उसने कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। यानी मित्रों, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनादर करे यानी उसको आदर प्रदान न करे तो जो है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत उसको जो है सजा मिल सकती है। और आगे मित्रों बात कही जा रही है कि बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। यानी मित्रों, सरल शब्दों में आप इतना समझ लो कि वर्मा कमेटी ने जो है किसके संबंध में चर्चा की। तो वर्मा कमेटी ने जो है उस बात के संबंध में चर्चा की है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो कौन कौन से कानूनों के माध्यम से उसको सज़ा मिल सकती है। तो इसी की बात जो है सरल शब्दों में यहाँ यह कही जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो कौन कौन से कानूनों के माध्यम से उसको सज़ा या अर्थदंड हम जो है दे सकते हैं। तो वर्मा कमेटी उसी की बात यहाँ कर रही है। तो फ्रेंड्स जो है आगे बात की जाती है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। यानी फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय अखंडता को यानी कि राष्ट्र की जो एकता है उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो आईपीसी के माध्यम से यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय जो दंड संहिता है उसके माध्यम से उस व्यक्ति को जो है अपराधी घोषित करके सजा मिल सकती है। और आगे कहता है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के माध्यम से भी गैर कानूनी घोषित उसको किया जा सकता है। और आगे कहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने या लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी मित्रों, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके माध्यम से जो है अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है यानी कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो है धर्म या जाति के आधार पर वो वोट मांगता है तो उसको इस एक्ट के माध्यम से जो है उसकी जो सदस्यता है यानी अगर कोई संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और आगे फ्रेंड्स कही जा रही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी मित्रों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो दुर्लभ जो जातियाँ यानी जो विलुप्ति के कगार पर जो प्रजातियाँ हैं पशुओं की या वन्य जीवों की, उनको जो है व्यापार उनका नहीं किया जा सकता। इस एक्ट में जो है उसके माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया है। और मित्रों आगे ये कहता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। यानी मित्रों, वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 है वो इस बात की हमें जो है जानकारी देता है कि आप जो है वनों को काट नहीं सकते और अगर आप गैर वन उद्देश्य हैं यानी आपका अगर कोई वन के उद्देश्य के लिए आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो जो है आप जो है उनको काट नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये लेक्चर जो मूल कर्तव्यों से संबंधित था वो हमने कंप्लीट किया। यानी आज आपने जाना कि हमें जो है 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार तो मिले हैं, लेकिन हमारे कुछ जो है कर्तव्य भी हैं यानी हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती है। ना केवल हमें अधिकार ही मिले हैं यानी ना केवल हमने कुछ अधिकार लिया है, हमें जो है कुछ जिम्मेदारियां भी संविधान के प्रति निभानी है जिससे कि हम जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नया चैप्टर कब जो है स्टार्ट होगा यानी हम आप पहुँचे हैं आज 10वें चैप्टर में। यानी हम अगले जो चैप्टर हैं
उसमें हम चर्चा करेंगे संविधान के संशोधन की, यानी संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। यानी मित्रों, मैंने आपसे बहुत संशोधनों की चर्चा की। 42वां संशोधन भी मैंने आपको बताया, 86वां भी बताया, 97वां की मैंने आपसे चर्चा की, 89वां संविधान संशोधन जो SC ST से संबंधित था उसकी भी मैंने आपसे चर्चा की। यानी मित्रों, मैंने आपसे बहुत से संविधान संशोधन की चर्चा तो की, लेकिन अगले लेक्चर में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर संसद संविधान में संशोधन कैसे करती है, यानी वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से संसद संविधान में आखिर संशोधन करती है। तो उसी की हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगले लेक्चर में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।